हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। आज की ये जो वीडियो है ये बहुत छोटी होने वाली है। ये जो टॉपिक मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, तो ये काफ़ी छोटी सी वीडियो होगी। और ये रिकॉर्ड करने का मेरा जो मेन पर्पस है वो उनके लिए है जिन्होंने बुक को कंप्लीट पढ़ा हुआ है या जिनकी काफ़ी हद तक नॉलेज कंप्लीट है और सिर्फ क्वेश्चंस का पैटर्न देखना चाहते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी वीडियो है, इसमें मेरे को कोई श्योरिटी नहीं है कि यही वाले सेम पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। मैं सिर्फ एक हेल्प करने का ट्राई कर रही हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चंस के सिर्फ पैटर्न्स देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, किस अकॉर्डिंग आप आंसर्स को लिख पाएंगे, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज आप इस पे टाइम वेस्ट मत करना। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया वो मैं अपलोड कर दूंगी। वो थोड़ी लेंथी है इसलिए उसको अपलोड होने में टाइम लग रहा है। वैसे इससे पहले मैंने उसको अपलोड कर दिया था, लेकिन थोड़ा नेट की दिक्कत चल रही है। आज बारिश ज़्यादा हो गई है इस वजह से, तो बाकी वो अभी आपको सोने से पहले मिल जाएगी। एंड कल आपका एग्जाम है, उसके लिए मेरी तरफ से आप सबको गुड लक। और कल का मैंने रिस्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी रात को ही पढ़कर सो जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि कल आप एक बार फिर से इसी सबको ना एक बार रिवाइज कर लेना आपके एग्जाम से पहले। इसलिए मैंने कल नहीं अपलोड करूंगी, आज ही मैंने ये अपलोड कर दी हैं दोनों वीडियोस। तो ये अभी देख लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट भी आपको अभी सोने से पहले ही मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्या कहता है, व्हाट आर द बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन, हाउ दे कैन बी रिमूव्ड। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने थॉट्स को, आइडियाज को जब आप एक्सचेंज करते हैं तो उसके बीच में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं और उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको ये आंसर देना है। जैसे जब आप किसी से बात करते हैं तो खुद से सोचिए आपको क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। कई बार लैंग्वेज की दिक्कत आती है कि जिससे आप बात कर रहे हैं कि उनको भी वो लैंग्वेज आपके वाली आती है या नहीं आती है, या फिर जो वोकैबुलरी होती है, वर्ड्स का जो यूज होता है। नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि किसी की रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं तो वो रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन दूसरा वाला जो पर्सन होता है उसकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में काफ़ी हद तक बैरियर्स आ जाते हैं। तो लैंग्वेज और जो वोकैबुलरी, वर्ड्स वगैरह का यूज़ करना होता है वो सबसे ज़्यादा मेजर इशू होता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल बैरियर्स भी आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में आपको दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स होते हैं एंड सेकेंड वन इज कि इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये मैंने मॉर्निंग में आफ्टरनून में अपलोड करी थी मैंने वीडियो, उसमें आप देखेंगे तो इसका आंसर मैंने उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। एडवांटेजेस क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो जब आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको बताना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद में आप इसके एडवांटेजेस बताइएगा। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कम्युनिकेशन होता है इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक होता है वर्बल एंड सेकेंड वन इज नॉन वर्बल। तो दोनों को ही आपको एक्सप्लेन करना आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। Now the question number third is, how would you structure a presentation so as to make it most effective। जो भी प्रेजेंटेशन होती है, आपको किसी को कोई चीज़ को प्रेजेंट करना है तो वो कैसी होनी चाहिए कि जिससे वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो प्रेजेंटेशन मस्ट होती है। आपको पता है, अगर मानिए एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपको खाना देना होता है, तो खाना खाने से पहले ना वो सर्विंग को देख के ही आपसे इंप्रेस हो जाते हैं कि आपने सर्विंग कितने अच्छे तरीके से करी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों को देख के ही आइडिया लगा लेते हैं कि वो चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी इफेक्टिव है उसको यूज़ करने के कंपैरिजन में। तो ये आपने देखा है, चाहे आप कोई स्टोर देखें, चाहे आप शोरूम वगैरह कोई भी देखें, तो वहाँ अंदर जाने का मन क्यों करता है, क्योंकि वो इतना कैची उसको बनाते हैं ना, इतना लाइटनिंग वगैरह और जो चीज़ों का अरेंजमेंट होता है वो इतना कैची वे में होता है कि बस मन करता है कि जाएं उसके अंदर। तो यही सेम चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी गई हैं कि जो प्रेजेंटेशन होती है उसको स्ट्रक्चर करते वक्त कैसे वर्ड्स का चूज़ करना चाहिए, किस तरीके के पॉइंट्स को पहले लिखना चाहिए, किस तरीके की हेडिंग, सब हेडिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं या उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखनी है। Now the question number 4 is, what are homophones and homographs? Give example of both। तो ये दोनों क्या होते हैं और आपको इनका एग्जाम्पल देना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वैसे मैंने एक क्वेश्चन में जो इससे नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें मैंने इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से भी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी देख सकते हैं। ये सिर्फ एक क्वेश्चन हैं तो मैं ज़्यादा इस वीडियो को इसीलिए लेंथी नहीं करना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर हाउ कैन यू मेक इट अ जेंडर न्यूट्रल। जब आप कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं जिसमें आप कोई भी जेंडर बायस नहीं हो सकते, किसी रिलीजन
रिलीजन कम्युनिटी को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो एक फॉर्मल लेवल पे जब कॉन्वर्सेशन होता है ना, जो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जेंडर उसको देख रहा हो, तो वो सबके लिए एक तरीके का सोशल मैसेज होता है, सोशल इशू होता है। तो जब आप ऐसा फॉर्मल लेटर कोई लिखते हैं तो आप उसको कैसे जेंडर न्यूट्रल बना सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर स्कीमेटा एंड व्हाट इज देयर रोल इन रीडिंग, या स्कीमा थ्योरी क्या होती है और इसका जो रीडिंग में रोल क्या होता है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, अब पहले वाली वीडियो को देख लेना इसमें से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको यहाँ पे 2 टॉपिक्स दे रखे हैं, दोनों में से किसी भी एक के ऊपर आपको एक एसे लिखना है। इवन इसका एक क्वेश्चन पीछे भी है जिसमें आपको कोविड के ऊपर एसे लिखना है, उसको मैं दोबारा बोल दूंगी, लेकिन अभी आपको यहाँ पे 2 टॉपिक्स दे रखे हैं जिसके ऊपर आपको एसे लिखना है। एसे का मतलब क्या होता है, जो भी आपको पॉइंट्स दे रखा होता है, जो टॉपिक दे रखा होता है, उसके ऊपर जितने भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं नोट्स की फॉर्म में, तो वो चीज़ आपको लिखनी है। और इग्नू के एग्जाम्स में एक चीज़ को मेक श्योर करना कि एक तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, प्लस जितना अगर क्वेश्चन की वेटेज है, जैसे कि 10 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए ना आप बहुत ही कंजर्वेटिव मत हो जाइएगा कि आपको अगर 100 वर्ड्स बोले तो 100 वर्ड्स हो, कईयों के 1 पेज में या 2 पेज में ही खत्म हो जाते हैं। तो आपको ट्राई करना है कि अगर उसमें आप थोड़े बहुत और आंसर्स को लिख सकते हैं और थोड़े पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कंजूसी मत करिए। शीट आपको एक मिलती है तो उस अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को डिवाइड करके और उसको पूरा यूटिलाइज करिए। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या याद में रखेंगे कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करिए। जो भी कंसेप्ट है, टॉपिक है, जो भी आप समझाते हैं ना, उसको पॉइंट्स में ट्राई करिए और मेक श्योर करिए कि आप ना हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को यूज़ कर दें, क्योंकि जब आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को यूज़ करते हैं ना, तो एग्जामिनर उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, बजाय आपकी जो स्टोरी होती है, जो भी आपने कहानियाँ उसमें छापी होती है, उसके कंपैरिजन में उनका ध्यान आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पे ही जाता है। तो वो चीज़ दिखाइए ना एग्जामिनर को, जो वो चीज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि इससे होगा आपकी स्कोरिंग अच्छी हो सकती है। जब आप पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं तो वो पढ़ने का भी मन नहीं करता और फिर एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग एक डिसाइडेड मार्क्स दे देते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4, 5, 6 जितना भी उनको लगता होगा वो उस अकॉर्डिंग आपकी राइटिंग स्किल्स को देख के दे देंगे। तो इसलिए आपको आंसर्स में अगर मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो हेडिंग और सब हेडिंग्स पे वर्क करिए थोड़ा सा, प्लस जो वे ऑफ राइटिंग है उसमें थोड़ी नीटनेस लेकर आइए और चीज़ों को डिवीजन करके तब अच्छे तरीके से लिखिएगा। नाउ यहाँ पे आपको 2 एसेज लिखने हैं, 2 पॉइंट्स में से किसी एक के ऊपर ऐसे आ सकता है, कई बार दोनों पे भी लिखने आ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देता है हायर एजुकेशन इन इंडिया इन द 21st सेंचुरी। जो हायर एजुकेशन है, कैसे उसकी डिमांड बढ़ी है, कैसे क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ये चीज़ें लिखनी है। प्लस ऐसे एसेज में आपको एक मेन होता है इंट्रो, प्लस फिर मेन बॉडी होती है और लास्ट होता है कंक्लूजन। तो 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करके तब आप ऐसे को लिखना। पहले इंट्रो देना, थोड़ा बेस बना देना, उसके बाद में मेन बॉडी लिखना, क्या आपका टॉपिक है, किसकी और आप अपनी लाइट डाल रहे हैं या किस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है कि वो जो पैराग्राफ आपने लिखा, जो पॉइंट्स लिखे, उससे क्या कंक्लूजन मिला, क्या चीज़ सीखी और क्या चीज़ आपने समझी। नेक्स्ट आता है कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो ये 2 पॉइंट्स में आपको ऐसे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है A group of 5 students have been given the topic encouraging children to develop good reading habits। मतलब कि बच्चों को ना आपको encourage करना है, जो रीडिंग स्किल्स होती है ना, या जो गुड रीडिंग हैबिट्स होती हैं, उससे आपको डेवलप करना है या काफ़ी उसको बढ़ाना है। रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए लोगों को एनकरेज करना है। जब हम एनकरेज करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है हम उसके एडवांटेजेस बताते हैं, बेनिफिट्स बताते हैं। जैसे कि कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है और जब लोगों को, कस्टमर को खींचना होता है अपनी साइड की, हाँ वो प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो उस टाइम पे ना जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि हम उसके जितने अच्छे से अच्छे एडवांटेज, लोगों की कंडीशन को देखते हुए जितने ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस अगर हम बता सकते हैं तो उतने एडवांटेजेस बताएं, जिससे कि लोग उसको खींचने, उसको लेने के लिए, उसकी सेल बढ़ाने पे मजबूर हो जाएं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा। कोविड से पहले ना विटामिन सी और ये इम्यूनिटी, ये सब चीज़ों की ना बातें कोई नहीं करता था। हर्बल और 4 पत्ते, ये सब चीज़ें ही हम देखते थे। लेकिन कोविड के टाइम पे हमने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सुनी? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर किसी की अच्छी है तो उसको कोविड से वो बच सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है। तो ये क्या है, लोगों की ना एक वीक पॉइंट है। तो जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आने लगे खाने से रिलेटेड, जितने भी सेलिब्रिटीज़ को लेने लगे वो लोग, तो सब में ना एक वर्ड उन्होंने कॉमन कर दिया, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये चीज़ें वर्ड को यूज़ करके उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ा दी। तो ये चीज़ होती है मार्केटिंग की। तो यही आपको यहाँ पे यूज़ करना होता है जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, या आप किसी टॉपिक के बारे में लोगों को एनकरेज करते हैं। तो उसके आपको बहुत सारे जो एडवांटेजेस होते हैं वो बताने होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड हाउ इज कॉन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट्स। ये क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। कॉन्वर्सेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो कॉन्वर्सेशन होता है वो स्पीच से कैसे डिफरेंस होता है। तो कॉन्वर्सेशन का भी मतलब और स्पीच का मतलब दोनों ही का मतलब बातचीत होती है, लेकिन कॉन्वर्सेशन का मतलब जो होता है ना वो इफेक्टिव बातचीत होती है। आप किसी से आमने सामने में बात कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स आपने उनके सुने, कुछ नेगेटिव साइड्स उनकी सुनी, कुछ पॉजिटिव साइड्स अपनी बताई, और जो स्पीच होती है ना वो एक पकी पकाई खिचड़ी होती है, एक प्रॉपर मटेरियल होता है जो जाके आपको उड़ेलना होता है। तो ये दोनों तरीके से आपको इसमें डिफरेंस बताने हैं, प्लस कॉन्वर्सेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो कॉन्वर्सेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड क्वेश्चन कहता है जो कॉन्वर्सेशन है ना वो स्पीच इवेंट से कैसे डिफरेंट है, ये चीज आपको समझानी है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, एक्सप्लेन ईच ब्रीफली विद द सूटेबल एग्जाम्पल। जो 4 लेवल्स होते हैं ना कॉम्प्रीहेंशन को रीड करने के, वो कौन कौन से होते हैं और आपको सबको जो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है सूटेबल एग्जाम्पल के साथ में। तो ये आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट आता है, अच्छा ये एक बार फिर से देख लीजिए, कॉम्प्रीहेंशन कैसे, जैसे आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है। इवन जो छोटी क्लासेस होती है ना जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तभी से आपको कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करवा दी जाती है। कुछ कॉम्प्रीहेंशन ऐसे होते हैं जो आपकी बुक में से दे रखे होते हैं, कुछ आपको अलग से दे दिए जाते हैं। कॉलेज लाइफ में आपको अलग से कॉम्प्रीहेंशन दिए जाते हैं जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग के जो बेसिक कॉम्प्रीहेंशन होते थे ना वो क्या होता था, आपको 5 to 10 लाइन्स दे दी जाती थी, उसके बाद में बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं 1 वर्ड इस टाइप से, जो आपको इजीली आप आंसर दे पाएं। फिर जैसे जैसे आपकी स्टडीज हायर होती है, एजुकेशन आपका क्वालिफिकेशन बढ़ता जाता है, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, प्लस उनकी जो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी हद तक एनहेंस हो जाती है। मतलब कि सीधा डायरेक्ट आप पैराग्राफ से देख के आप पेस्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़े बहुत वर्डिंग अपनी इंग्लिश प्लस अंग्रेजी उसमें लगानी पड़ती है, तभी आपका आंसर इफेक्टिव बन पाता है। तो यही आपको बोला गया है, जो 4 लेवल्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग होते हैं वो कौन से होते हैं और आपको उनको एक्सप्लेन करना है विद सूटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करना है। यहाँ ऊपर मैंने इसको क्वेश्चन को लिखा, ये आगे आपको पूरा कंप्लीट पार्ट है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा गया है जो कॉन्वर्सेशन होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट आर द होमोनेम्स एंड होमोफोन्स, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो होमोनेम्स और होमोफोन्स क्या होते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास में क्वेश्चन था होमोफोन्स और होमोग्राफ्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन द इंडियन इकोनॉमिक। जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था ना उस टाइम पे काफ़ी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी सोसाइटी पे, लोगों की हेल्थ पे, सब जगह पे ना उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आपने देखे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक था उसका इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट पड़ा था। इकोनॉमिक जो भी मतलब पैसों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो ये देखिए आपने ये सबने पढ़ा है, सुना है, पता है आपको। इवन हम सब ने इस टाइम को फेस किया था कि कितना पेनफुल टाइम था। हमने अपने लव्ड वंस को खोया, अपने रिलेटिव्स को खोया, जो भी हमारे जाने पहचानने वाले थे उनको खोया, प्लस आप लोग लॉकडाउन, कर्फ्यू, ये सब चीज़ें आपने देखी, जिसकी वजह से जिनका डेली बेसिस पे जो सोर्स ऑफ अर्निंग था, चाहे वो वेजिटेबल वेंडर थे या फिर जो डेली बेसिस पे अर्न करते थे, काम जो करते थे, तो उन सब का ना काफ़ी हद तक लॉस हुआ था। उन लोगों ने बहुत बुरा टाइम उस टाइम पे फेस किया क्योंकि उनका अर्निंग का कोई सोर्स ही नहीं था। जिनकी मंथली बेसिस पे सैलरी आती है या जो कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको फिर भी थोड़ा कम फेस करना पड़ा, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने फेस ही नहीं करा, सबको फेस करना पड़ा था। लेकिन उन्हें जो स्पेशली डेली बेसिस पे अपना उनका अर्न होता था ना, डेली बेसिस पे कमाते थे और खाते थे, उनको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा था। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। प्लस इससे जो इंडियन इकोनॉमी थी, क्योंकि हर चीज़ सब कुछ बंद सी हो गई थी, टफ सा हो गया था सब कुछ, लोग ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, टूरिस्ट आना बंद हो गए थे, आप कहीं बाहर जाके मार्केटिंग नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी चीज़ें आप कहीं घूम फिर नहीं पा रहे थे। तो उससे जो इकोनॉमी है ना वो काफ़ी हद तक लॉस में गई, टैक्स वगैरह भी काफ़ी हद तक कम हुए थे, प्लस कुछ तो आपका भी लॉस हुआ था, और प्लस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे टैक्सेस वगैरह पे या चीज़ों को सेल परचेसिंग पे बंद कर दिया था। बहुत सारी जो ऑनलाइन साइट्स थी उस पर सिर्फ एसेंशियल आइटम्स आपको मिल रहे थे, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, उसके अलावा आपको चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो ये सब फेस हुआ था। तो इसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है ना वो काफ़ी हद तक डाउन हो गई थी, जिसको अभी बूस्ट किया जा रहा है धीरे धीरे।
ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास में इस एक क्वेश्चन पेपर के, जो आपका पेपर है कल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको भी एक बार अगर आपके पास में टाइम है, बुक है, मटेरियल है, तो एक बार आप इनको क्रॉस चेक कर लीजिएगा और पढ़कर जाना। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।